सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि ये प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? पाटलिपुत्र या थानेश्वर, कांची या श्रवणबेलगोला? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए। दोस्तों, उनका पुत्र था बिंदुसार और उन्होंने अपने राजपाट को बिंदुसार को सौंप दिए और फिर अंत में अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने अंतिम दिनों को व्यतीत किए। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? जी हाँ, प्रोटॉन की समान संख्या है किंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्थानिक। जी हाँ, उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? जी हाँ दोस्तों, एड्स के जो विषाणु होते हैं किसे नष्ट कर देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट को। जी हाँ, एड्स का जो विषाणु होता है वो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से शरीर में रोग निरोधक क्षमता कम हो जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे? जी हाँ, संस्कृत भाषा के पहला व्याकरणविद कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। जी हाँ, पाणिनि जो थे संस्कृत भाषा के वो व्याकरणविद थे। नेक्स्ट है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता थे? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। जी हाँ दोस्तों, दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के खोज किए थे। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में है। जी हाँ, यह पटना में है। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न कि दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? जी हाँ, दादा साहब फाल्के अपनी पहली फीचर फिल्म कब तैयार की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। जी हाँ, 1913 ईस्वी में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म भी दर्शकों को दिखाए थे। जी हाँ, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल। जी हाँ, जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? जी हाँ, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी,
29 जून 1968 ईस्वी में। जी हाँ, 29 जून 1968 ईस्वी में, जिस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। जी हाँ दोस्तों, नित्यानंद कानूनगो ये थे बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट है 12 नंबर का, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के समय। जी हाँ, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो प्लासी युद्ध के पहले की घटना है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? जी हाँ, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 83 डिग्री 19 मिनट से 50 88 डिग्री ये 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 14 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? जी हाँ, कौन सा युद्ध था जो अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। जी हाँ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बंगाल का नवाब जो है पराजित हो गया, जिसके कारण से उसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर होना पड़ा। नेक्स्ट है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? जी हाँ, INA से संबंधित कौन नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, RC दत्त। जी हाँ, RC दत्त। नेक्स्ट है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? जी हाँ, वे कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष। जी हाँ दोस्तों, अरविंद घोष एक क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में ये योगी और दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, और भारत में कब आया था? जी हाँ, भारत में कब आया था क्रिप्स मिशन? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मार्च 1942 ईस्वी में। जी हाँ, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। जी हाँ, दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना जिला। नेक्स्ट है 20 नंबर का, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? जी हाँ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगलौर की संधि के तहत। जी हाँ दोस्तों, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, और उसी के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 22 नंबर का, डेथ वैली किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, डेथ वैली किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली स्थित है, जहाँ सबसे गर्म और नीचा स्थान है। वो डेथ वैली जो है सबसे गर्म भी है और सबसे नीचा स्थान भी है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था। जी हाँ, ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स से जुड़ने वाला यह 5वां देश था। नेक्स्ट है 24 नंबर का, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जी हाँ, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोप में स्थित है। जी हाँ, यह यूरोप में स्थित है और यह लगभग 1100 मीटर लंबा है। जी हाँ दोस्तों, यह आल्प्स पर्वत लगभग 1100 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस का सर्वाधिक भाग है? जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सबसे ज़्यादा भाग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल वाष्प का। जी हाँ, जल वाष्प का। नेक्स्ट है 26 नंबर का, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई पद्धति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 27 नंबर का। जी हाँ, 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? जी हाँ, कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है सबरीगिरी परियोजना, यह गुजरात में नहीं है, यह केरल में है। सबरीगिरी परियोजना यह केरल में है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। क्योंकि कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है और बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, वह किस चीज़ की खेती होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि धान की खेती। जी हाँ, सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। जितने भी सिंचित भूमि है उसमें सबसे अधिक पर धान की खेती होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29 नंबर का, भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ, पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलहन के उत्पादन के साथ। जी हाँ, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? जी हाँ, खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूँ। जी हाँ, गेहूँ यह रबी फसल है। गेहूँ फसल जो है रबी फसल है, बाकी चावल, गन्ना, कपास ये सभी खरीफ फसल है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? जी हाँ दोस्तों, चाय के बागान सबसे ज़्यादा कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम में। जी हाँ, असम में सबसे ज़्यादा चाय का बागान है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? जी हाँ, गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक ऊर्जा। जी हाँ, प्राकृतिक ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा ये सभी गैर परंपरागत स्रोत है। वैसे स्रोत जिसका हम लोग पुराने समय से उपयोग कर रहे हैं वे सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, और जिसका उपयोग हाल फिलहाल से शुरू हुआ है, नए तकनीक के आधार पर शुरू हुआ, उसे हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जी हाँ, और जिसका यूज हम पहले से ही कर रहे हैं उसको परंपरागत स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर का, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? जी हाँ, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है 34 नंबर का, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है?
जी हाँ, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। जी हाँ, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वन से संबंधित है? जी हाँ, चीड़ के वन कहाँ ज़्यादा मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? जी हाँ, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1994 ईस्वी से। नेक्स्ट है 37 नंबर का प्रश्न है कि फार्मों द्वारा बाहरी अन्य फार्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाले भुगतान क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहिर्निहित लागत। जी हाँ, बहिर्निहित लागत। नेक्स्ट है 38 नंबर का, किस कर को संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका उगाहन यानी कि वसूली राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टाम्प शुल्क। जी हाँ दोस्तों, स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसकी वसूली ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समग्र मांग से कम हो जाता है। जी हाँ, मुद्रास्फीति तब आती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो जाती है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? जी हाँ, लोकपाल की भूमिका बैंक में क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है 41 नंबर का, जी 41 का प्रश्न है कि गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सही है? जी हाँ, गठबंधन सरकार के बारे में कौन सी बातें सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शक्तियों को दो या अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना पड़ता है। जी हाँ, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें दो या दो से अधिक दल एक साथ मिलकर के सरकार को बनाती है, और जब दो या दो से अधिक दल जब एक साथ मिलकर के सरकार बनाएगी तो ये ज़रूरी है कि उसका शक्ति जो है वो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल के बीच में बांटा जाएगा। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। 42 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार में। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार में निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है और वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? जी हाँ, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राम सभा। जी हाँ दोस्तों, ग्राम सभा। नेक्स्ट है 44 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। जी हाँ, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में आवश्यक है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? जी हाँ दोस्तों, भारत में एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वह कब तक था? तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1977 ईस्वी तक। जी हाँ, 1977 ईस्वी तक एक ही पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और 1977 में जनता दल की सरकार बनने के बाद यह धीरे धीरे जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना कम हो गई। तो 1977 ईस्वी तक एक ही पार्टी का सरकार था, प्रभुत्व था और वह था कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है 46 नंबर का
कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष क्या था, यानी कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में। जी हाँ, 2 जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ था। जी हाँ, और यह समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अन्य पिछड़े वर्गों से। जी हाँ, अन्य पिछड़े वर्गों से। नेक्स्ट है 48 नंबर का, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। जी हाँ, किस राज्य के अंदर, तो ये असम राज्य के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दिल्ली में। जी हाँ, कहाँ की उच्च न्यायालय, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है 51 नंबर का, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निम्न ताप से। जी हाँ, निम्न ताप से संबंधित है क्रायोजेनिक विज्ञान। नेक्स्ट है 52 नंबर का, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। जब व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चोटिल हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है ऑप्शन सी प्रतिक्रिया। जी हाँ, प्रतिक्रिया ही उसका कारण है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवरक्त किरणें। जी हाँ, अवरक्त किरणें ही सौर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, जब लोहा पर जंग लग जाता है तो जंग लगने में कौन सा कारक उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा जलवाष्प। जी हाँ, लोहा पर जब ऑक्सीजन और जलवाष्प पानी की कुछ बूंदें पड़ते हैं तभी है जो लोहा पर जंग लगता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि निम्न में से कौन सी धातु को यसद लेपन में प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। जी हाँ, यसद लेपन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं कौन से धातु को। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इसे जस्तीकरण भी कहा जाता है। जी हाँ, जस्तीकरण। नेक्स्ट है 57 नंबर का, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिका की गिनित संख्या कितना है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स, इसी को कहा जाता है आरबीसी यानी लाल रक्त कण। तो उसमें जो उसका लाल रक्त कण कोशिका की गिनित संख्या कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4.5 मिलियन। जी हाँ, 4.5 मिलियन जो है मनुष्य में लाल रक्त कण पाया जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, पीएच मान
जो है वो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7.4। जी हाँ दोस्तों, पीएच मान जो होता है किसी भी चीज़ को अम्लीय है या क्षारीय है उसको बताता है। तो जब किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 रहता है तो वह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, इसलिए उसे कहा जाता है उदासीन। जी हाँ, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। लेकिन अगर पीएच मान अगर 7 से कम है, जी हाँ 7 से अगर कम है तो उसको अम्लीय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय कहा जाता है। अगर 7 से अधिक है यानी 7 से जब ज़्यादा पीएच मान है तो उसे क्षारीय कहा जाता है, वह क्षारीय होता है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है तो रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क के नीचे होती है। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? जीवित शरीर के भीतर में कोशिका और ऊतक की मृत्यु होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्रोसिस कहते हैं। जी हाँ, नेक्रोसिस। नेक्स्ट है 61 नंबर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? जी हाँ, उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने का कार्य किया था। नेक्स्ट है 62 नंबर का वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत यानी कि मरने तक उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि जी हाँ 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिए थे। जी हाँ, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी आमरण अनशन कर दिए थे। उसका कारण क्या था, क्यों किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जी हाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी थी, इसलिए महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन की घोषणा कर दिए थे। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में। जी हाँ, जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में तो उसी को लेकर के भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट है 64 नंबर का साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जी हाँ, साइमन कमीशन जब आया तो भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जी हाँ, साइमन कमीशन जो बना था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण ही यहाँ के लोग नाराज़ थे और आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए थे। नेक्स्ट है 65 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।